नमस्कार बच्चों, बहुत स्वागत है सबका आपकी क्लास अनीता शिक्षा पे। हम आज पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की जो रिवीजन चल रही है, जो हम 20 डेज़ में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसी के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो क्लास में मैंने पढ़ाए थे। तो आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमने पढ़ी थी पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो हमने कविता पढ़ी थी, इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो ड्रैगन था उसने पैरेट को मारा, यानी समुद्री डाकू को मार गिराया, और जो बाकी जानवर थे बेलिंडा के पास में, वो सब उसको जब ज़रूरत थी तब छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। कर लीजिएगा, पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल का मतलब होता है कहानी, और ड्रैगन जो है उसको कस्टर्ड नाम से वो लोग पुकारते हैं, इसलिए इस पूरी कविता का नाम है कि ड्रैगन की कहानी, जिसका नाम है कस्टर्ड। और ये पूरा एक कविता के रूप में हमने पढ़ा। और इस कविता के जो पोइट हैं वो हैं ऑग्डन नैश। ये दोनों चीज़ें आप लिख लिख के याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब देखिए, कुछ चीज़ें हम कस्टर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद करनी है। कस्टर्ड के कुछ पॉइंट्स, यानी कि जो ड्रैगन है उसके बारे में। द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ, यानी सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ड्रैगन है उसके बहुत तेज़ धारदार दांत थे। ऑन टॉप ऑफ इट हैज़ स्पाइक्स एंड स्केल्स अंडरनीथ। इसके अलावा ये जो ड्रैगन था उसका जो ऊपरी भाग था वो उस पर कांटे जैसे दिखाई देते थे, स्पाइक्स बने हुए थे, और उसके पैरों के अंगूठों पर वास्तविक धारदार तलवारें थी, यानी तलवार जैसे लगते थे उसके अंगूठे, और जो नाखून थे वो बिल्कुल तेज़ तलवार जैसे दिखते थे। इट्स माउथ एमिट्स फायर लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो मुंह था, माउथ यानी मुंह जो था, वो ऐसे उगलता था, आग उगलता था, जैसे कि किसी आग वाले स्थान से अपन आग को निकलते हुए देखते हैं। जैसे आपने कहीं भी चूल्हे में देखा होगा, या कभी किसी भी जगह जहाँ आग लगाई हुई होती है वहाँ से जो आग निकलती है उसमें से, वैसा उसका मुंह लगता था। स्मोक कम्स आउट ऑफ नोज एज इफ फ्रॉम अ चिमनी, और उसके जो नाक था उसमें से धुआं निकलता था जैसे कि चिमनी में से निकलता हो। इट हैज़ शार्प एजेस लाइक ड्रैगन ऑन इट्स टोज, और उसके पैरों के अंगूठों पर तलवारें सी थी, यानी इतने ज़्यादा वो तीखे थे। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही थॉट दैट द हाउस इन विच दे लिव्ड वॉज अनसेफ। और दूसरी चीज़, वो हमेशा क्राइड मतलब होता है रोता रहता था। नाइस सेफ केज यानी हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की तलाश में रहता था, उसके लिए रोता रहता था। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसको ऐसा लगता था, दैट द हाउस इन विच दे लिव्ड वॉज अनसेफ, कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो हमेशा यही कहता रहता था, मुझे किसी सुरक्षित जगह पे, किसी पिंजरे में बंद कर दो जो सुरक्षित हो। ही वॉज कॉल्ड कावर्डली, ये सब लोग चिढ़ाते भी थे। अब देखिए, इसमें अब हम पढ़ेंगे बेलिंडा के बारे में। बेलिंडा जो है वो भी एक मुख्य पात्र है हमारी इस पूरी कविता में, क्योंकि बेलिंडा जो है वो एक सफ़ेद रंग के घर में रहती है, और उसके पास एक लाल रंग की वैगन है, और उसके पास 4 जानवर हैं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, आप याद करिए। शी लिव्ड विथ अ ब्लैक किटन, वो एक काले बिल्ली के बच्चे के साथ रहती है। लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा चूहा है जो ग्रे कलर का है, दूसरा रंग का है। अ येलो डॉग, और कुत्ता जो है वो पीले रंग का है। अ लिटिल ड्रैगन, और एक छोटा सा उसके पास ड्रैगन है। एंड अ रेड वैगन इन अ लिटिल वाइट हाउस, और उसके पास में एक लाल रंग की गाड़ी है, और वो लोग एक छोटे से सफ़ेद रंग के घर में रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे के पॉइंट्स को। इसमें एक समुद्री डाकू है जिसको हम इंग्लिश में पायरेट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है तो आप समझ जाएंगे। द पायरेट हैड पिस्टल इन बोथ हैंड्स। अब पायरेट के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी। एंड कटलेस इन हिज टीथ, और उसने दांतों में कटलेस पकड़ रखा था। ड्रैगन जम्प्स अपॉन हिम लाइक एन इंजन, और जो ड्रैगन था, यानी जो ड्रैगन कौन था हमारा, जो जिसको हम कस्टर्ड कह के बुला रहे हैं, वो जो ड्रैगन है वो उसके ऊपर इंजन की तरह कूद जाता है। ही हिट हिम विथ हिज टेल एंड गॉबल्ड हिम, और वो उसको अपनी पूंछ से उस पर वार करता है और उसको निकल जाता है। अब ये सब करने से पहले पायरेट ने क्या किया था वो भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अब ये जो कविता है इसका थीम क्या है, यानी कि इस कविता की विषय वस्तु क्या है। ये ह्यूमरस नेम्स हैं इसके अंदर, यानी मजाकिया नाम वो काम में लिया गया है। एक्ट्स यानी जो इसमें काम बताए गए उनको देख के भी हंसी आती है।
परिस्थितियाँ यानी सिचुएशंस जिस तरह की इसमें दिखाई गई हैं उसको देख के भी बहुत मज़ा आता है। एंड टू एक्सपोज एंड मॉक एट फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, मॉक एट फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर करना, यानी छुपी हुई कोई चीज़ होती है उसको आप सबके सामने लेके आते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपोज करना। तो ये जो कविता है ये उन दोस्तों को एक्सपोज करना यानी उनकी सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए है जो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है सुख के साथी। तो जो सुख के साथी हैं उन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये इस कविता की विषय वस्तु है, यानी इसके बारे में हमें ये कविता जो है वो पूरा बता रही है। तो थीम अगर आ जाता है तो आप लिखेंगे कि ह्यूमरस नेम्स, एक्ट, सिचुएशंस एंड टू एक्सपोज एंड मॉक एट द फेयर वेदर फ्रेंड्स इन द थीम इज़ द थीम ऑफ द पोएम। यानी मजाकिया भी है, परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर सुख के जो साथी होते हैं ना उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमेशा ज़रूरत के समय आपको छोड़ के भाग जाते हैं। आगे देखिए मैसेज क्या है, यानी ये जो कविता है ये क्या संदेश देती है। द पोएम टेल्स अस नेवर बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड्स और फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि वही बात जो मैंने अभी आपको बताई वही इसका संदेश भी है कि कभी भी झूठे दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और सुख के साथी यानी जो आपको सिर्फ अच्छे जब दिन होते हैं तब आपका साथ देते हैं ऐसे दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। द ड्रैगन प्रूव टू बी द ब्रेवेस्ट एंड द बेस्ट फ्रेंड, और इस कविता के अंदर जो लोग शेखी भगा रहे थे यानी जो कुत्ता था, बिल्ली थी और जो चूहा था जो हमेशा अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते थे, वो तो भाग जाते हैं। जब पैरेट आता है पता ही नहीं चलता कहाँ गायब होते हैं, लेकिन जो ड्रैगन हमेशा रोता रहता है, जिसको सब लोग कायर कायर कहकर, कावड़ कह के पुकारते हैं, वो आखिर में जो है वो बहादुरी से उसका सामना करता है पैरेट का, और एक सच्चे मित्र का फ़र्ज़ निभाता है। अब जो ये जो फाइट हुई पैरेट के बीच में और ड्रैगन के बीच में, जो मैंने आपको कहा था कि अभी मैं आपको बताती हूँ, वो देखिए। फाइट बिटवीन पैरेट एंड ड्रैगन। पायरेट ओपनड अ बॉटल एंड ड्रैंक सम वाइन। सबसे पहले पायरेट ने क्या किया कि उसने एक बोतल खोली, उसके ढक्कन को हटा कर उसमें से उसने वाइन पी। देन ही फायर्ड 2 बुलेट्स एट द ड्रैगन। लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया, 2 गोलियां चलाई ड्रैगन के ऊपर, बट ही मिस्ड, लेकिन वो चूक गया। उसके बाद में क्या हुआ, देन ड्रैगन कट हिम इनटू पीसेस एंड एट देम अप। अब ड्रैगन को गुस्सा आ गया तो उसने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो उसको खा गया। तो ये पूरा स्टोरी एक तरह से यहाँ पे हमें पता चलती है। चलिए कंटिन्यूशन में आज बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इसमें नोट्स शेयर करने वाली। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि जो झलकियाँ थी भारत की, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें हम पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा वो है कि गोवा का एक पाव बनाने वाला। तो गोवा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस करी। अब एक एक करके मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ और उनको हिंदी में समझा देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बेकर प्लेस अ मेजर रोल इन विलेजर्स लाइफ। गांव वालों के जीवन में बेकर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। फर्नेसेस इज कंसिडर्ड अ गुड ओमेन इन दी विलेज, यानी गांव में जो भट्टियां थी उनको एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता था। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट दी स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल। ये जो बॉल नाम की जो एक मीठी ब्रेड होती थी, इसके बिना जो शादियाँ होती थी उनको अधूरा माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टी और फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, यानी कि अगर ब्रेड नहीं होती थी तो जो पार्टी या कोई भी दावत होती थी उसकी रंगत ही ख़त्म हो जाती थी, उसमें रंगत नहीं रहती थी। इतना इम्पोर्टेंट था ये बेकर्स उस ज़माने में। नेक्स्ट देखिए, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जब भी किसी घर में शादी होती थी तो उस घर की जो महिला होती थी, उस बच्चे की जो मदर होती थी, माँ होती थी, वो सैंडविचेस बनाती थी उस पर के लिए, जो बहुत ज़रूरी होते थे। और वो किससे बनते थे, बेक करके बनते थे, बेकरी वाले प्रोडक्ट से ही बनते थे। तो इसलिए बेकरी की इंपॉर्टेंस हो गई। केक्स एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक और बॉलिनास 2 ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी थी, और ये दोनों चीज़ें भी कहाँ बनती थी बच्चों, ये दोनों भी बेकरी में बनती थी। तो सैंडविचेस इंपॉर्टेंट थे बच्ची की एंगेजमेंट के इस टाइम, और बनाती कौन थी, माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो प्रिपेयर करती थी। फिर केक्स एंड बॉलिनास जो थे वो क्रिसमस के त्यौहार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। चलिए आगे देखते हैं। द अराइवल ऑफ बेकर एट द हाउसेस ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। और ये जो सुबह सुबह जो बेकर था वो जो लोगों के घरों में जाता था
पाव बेचने के लिए, ब्रेड बेचने के लिए, उसका आना बहुत अच्छा माना जाता था, उसको शुभ मानते थे लोग। पीपल रिस्पेक्ट अ बेकर, गांव के जो लोग थे वो बेकर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। पीपल रिस्पेक्ट बेकर, बेकर की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और उसके पास एक बांस होता था जिससे कि वो धम 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 करके आवाज़ करता था। तो वो भी एक ट्रेडिशनल बेकर जो था, यानी एक पारंपरिक बेकर होता था, वो एक बांस रखता था और उसको धम धम करके बजाता था, जिसकी आवाज़ से लोगों को पता चल जाता था कि बेकर आ गया है। दे हैड पेक्यूलर ड्रेस नोन एज कबाई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो एक पर्टिकुलर तरह की ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कह के बुलाया जाता था। अब ये कबाई क्या होती थी, एक फ्रॉक जैसी होती थी ऊपर से लेके पूरी नीचे तक। द ऑथर ट्रीटेड द बेकर एज अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड इन हिज चाइल्डहुड, और इस चैप्टर में जो ऑथर हैं उन्होंने बेकर को अपना एक दोस्त, अपना साथी बचपन का और एक मार्गदर्शक के रूप में हमें उसके बारे में पूरा बताया है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी कुछ मैंने इन पॉइंट्स के माध्यम से कवर कर लिया है। अगर आप इतना भी याद करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप उनके आंसर कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो बच्चों अब आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कुर्ग, और इसको कोडागू कह के भी पुकारा जाता है। ये आप याद करिएगा, कुर्ग को कोडागू भी कहा जाता है। अब कुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और वो कर्नाटक जो राज्य है उसका सबसे छोटा जिला है। तो कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। और ये कहाँ पर है, ये मैसूर और मैंगलोर के तटवर्तीय जो इलाके हैं उनके बीच में स्थित है। फुल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पर सदाबहार वन जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी भरा पड़ा है सदाबहार वन से। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन। इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ये जो जगह है ये इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि कोई भगवान के साम्राज्य से कोई टुकड़ा जो है वो बह के यहाँ पे आ गया हो, यानी कि स्वर्ग से कोई टुकड़ा आ गया हो। इतना खूबसूरत ये जगह है। द कोडावू पीपल आर कंसिडर्ड एज द डिसेंट ऑफ ग्रीक और अरेबिक, और यहाँ पे कुर्ग में जो लोग रहते हैं उनको कोडावू कहते हैं। और ये जो कोडावू हैं इनको माना जाता है कि ये लोग वंशज हैं, यानी कि इनके जो दादा परदादा जो थे वो ग्रीक या अरेबिक रहे होंगे। द कोडावू पीपल आर कंसिडर्ड एज द डिसेंट ऑफ ग्रीक और अरेबिक, यानी कि ग्रीक और अरेबिक लोगों के ये को ही इनका वंशज माना जाता है। अब उसके पीछे भी कहानी है कि ऐसा क्यों माना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि एलेक्जेंडर की जो सेना थी, यानी कि जो सिकंदर की जो सेना थी, उसका एक टुकड़ा मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, वो क्या दक्षिण की तरफ जब किनारे किनारे चल रहा था, सेटल देयर व्हेन इट वाज इम्पॉसिबल टू रिटर्न। उन्होंने क्या किया, उस टुकड़ी का जब आगे जाना असंभव हो गया तो वो वहीं पे जाके सेटल हो गए, यानी वहीं जाके वो लोग आराम करने लगे। दे मैरिड अमंगस द लोकल, और वहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग थे वहीं पे उन्होंने शादी वगैरह कर ली। देयर कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, लेकिन उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो थोड़ी अलग है हिंदू मुख्य धारा से। दे पुट ऑन कुपिया, अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट नोन एज कुपिया। दे पुट ऑन कुपिया, कुपिया नाम की एक वो ड्रेस पहनते हैं जो एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है, यानी काले से रंग का कोट होता है, और उसकी जो कमर होती है, कमर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे कमरबंद होता है, यानी एक वेस्ट बेल्ट होती है, और इस पूरी ड्रेस को हम कुपिया कह के पुकारते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। और ये जो कुपिया है KUPPIA, ये जो पुराने ज़माने में जो अरब लोग थे वो लोग कुफिया पहना करते थे। KUFFIA, दोनों में सिर्फ इसमें डबल P आएगा यहाँ पे और इसमें डबल F आएगा, ये अंतर है। लेकिन ये जो कुफिया है, ये अरब लोग पहना करते थे, इसलिए इन लोगों को कहा जाता है कि ये अरबों के वंशज हो सकते हैं क्योंकि उनके जैसे कपड़े पहनते थे। और कुर्द, इसलिए ये जो कुर्द हैं वो उनके वंशज माने जाते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो जो अरब और कुर्ड्स जो थे वो ऐसा पहनते थे, इसलिए इनको अरबों का वंशज भी माना जाता है। तो दोनों कहानियाँ मैंने आपको बताई।
Spices and coffee plantation under tree canopies at prime corners seen easily. अब यहाँ पर मसाले बहुत मिलते हैं इस इलाके में, मसालों की खेती होती है और कॉफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा उगाई जाती है। तो कॉफ़ी प्लांटेशन अंडर ट्री कैनोपीज़, और ये जो कॉफ़ी की जो खेती होती है वैसे तो सभी जगह होती है, लेकिन जो पेड़ों के जो शामियाने जिससे जो बन जाते हैं, कैनोपीज़ बन जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ है उनके नीचे जो कॉफ़ी की जो खेती होती है बहुत ही ज़्यादा आपको प्राइम कॉर्नर्स पे देखने को मिलेगी, यानी जो किनारे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी, और ये इन्विगोरेटिंग का मतलब होता है ऊर्जावान। ऊर्जावान जो सुगंध है इस कॉफ़ी की वो पूरी हवा में उसकी जो महक है वो फैली रहती है, इतनी कॉफ़ी होती है इस जगह पे। तो ऊर्जावान महक फैली रहती है कॉफ़ी की, इतनी ज़्यादा ऊर्जावान महक फैली रहती है कॉफ़ी की, इतनी ज़्यादा कॉफ़ी यहाँ पे होती है। फिर देखते हैं आगे। द एयर ब्रीथ्स द इन्वोगरेटिंग कॉफ़ी, सीजन ऑफ जॉय स्टार्ट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर टिल मार्च एंड, और यहाँ पर खुशियों का जो मौसम है वो शुरू होता है सितंबर से लेके और मार्च आखिर तक चलता रहता है। एक्सेसिव रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, बेटा यहाँ पे ये ई है, एक्सेसिव रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन, यानी कि यहाँ पे जब बरसात का मौसम होता है उस समय बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, इसलिए इस दौरान जब ये मानसून सीजन होता है तो यहाँ पर्यटक कम जाते हैं। मॉन्क्स लिव हेयर, दिस इज़ द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और यहाँ पे साधु बहुत रहते हैं, यहाँ पर इसको अध्यात्म का स्थान भी माना जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट ऑफ इंडिया, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो तिब्बती हैं वो इसी जगह पे निवास करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क इन डिफरेंट कलर्स कैन बी सीन, और बुद्ध जो भिक्षु हैं वो आपको अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पर जो एक जगह है जिसका नाम है बायलाकुप्पी, वो फेमस है क्योंकि उस जगह पे जो तिब्बती लोग हैं उनकी बस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यानी तिब्बती लोग की जो बसावट है वो बायलाकुप्पी नाम की जगह पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। The air breaths of invigorating coffee. Season of joy starts from September till March and excessive rainfall during monsoon season. Monk live here. This is the land of spirituality. It is the largest Tibetan settlement of India. Buddhist monk in different colors can be seen. And Bailakuppi, famous for Tibetan settlement. तो important points एक बार वापस मैंने आपको बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुर्ग इज़ मिस्टी लैंडस्केप, यानी कि ये जो जगह है ये एक रहस्यात्मक भूदृश्य है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। अब आफ्टर अ वॉक अगर आप यहाँ पे चलते जाएंगे आगे तो आप क्या देखेंगे, 64 एकड़ लैंड यू कैन सी नोन एज निसर्गधाम आइलैंड। अगर आप यहाँ पे चलते रहे आगे तो आपको आगे चलते चलते यहाँ पर एक निसर्गधाम नाम की जगह देखने को मिलेगी जो 64 एकड़ तक फैली हुई है, और ये जो टापू है निसर्गधाम नाम का ये बहुत ही खूबसूरत है। रिवर कावेरी हैड अबंडन ऑफ फ्रेश वाटर फिश नोन एज महासेर फाउंड इन कुर्ग, कि ये महासेर है SEER। तो यहाँ पर जो नदी है वो कावेरी नदी बहती है और वहाँ पे बहुत साफ़ पानी है, और उस साफ़ सुथरे पानी में महासेर नाम की जो मछली है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, क्योंकि महासेर जो मछली होती है वो हमेशा साफ़ पानी में रहती है, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। द अदर फिशेस आर हंटेड बाय किंगफिशर, और जो दूसरी मछलियाँ हैं उनका शिकार जो है वो किंगफिशर के द्वारा किया जाता है। स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चीव ऑफ एंजॉइंग, और क्योंकि यहाँ पे बहुत हरा भरा है, बहुत फ्रूट्स भी लगे होते हैं, तो जो गिलहरियाँ, स्क्विरल यानी गिलहरी और लंगूर जो हैं यानी बंदर जो हैं वो वहाँ पे फल तोड़ते हैं पेड़ों पर से और आधे पर्दे खाते हैं और आधे नीचे फेंक देते हैं और खूब मस्ती करते हैं। एन्जॉइंग द स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है जैसे आपने ऊपर से अगर कोई चीज़ डालते हैं और वो पानी में गिरती है और छपाक करके जो आवाज़ आती है उसको हम स्प्लैश बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन फ्रूट्स को खाते हैं और फिर उनको नीचे फेंकते हैं। स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फ्रॉम द मिस्ट्री ऑफ एन्जॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन
इन द क्लियर वाटर। और फिर जब वो नीचे गिरता है और जब कोई भी चीज़ पानी में गिरती है तो वो गोल गोल सा जो एक हमें पानी के अंदर असर देखने को मिलता है लहरों का, उसको देख के वो बड़ा मज़ा लेते हैं। माहूत स्क्रब्स देयर एलिफेंट इन द रिवर। और यहाँ पे नदियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे जो हाथी हैं उनकी जो माहूत होते हैं वो उनको नहलाते हैं बहुत प्यार से। कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और कावेरी नदी जो है इसको पानी कहाँ से मिलता है, जो ये पहाड़ियाँ हैं कुर्ग की और जंगल की, वहाँ से इसको पानी प्राप्त होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी जो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी याद करनी है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। यानी कि जो कुर्ग रेजिमेंट है वो द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। यानी जो भारतीय सेना है उसमें सबसे ज़्यादा सुसज्जित जो रेजिमेंट है वो कुर्ग रेजिमेंट है, क्योंकि उसमें सारे कुर्ग के लोग हैं और कुर्ग के लोग अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो हमारे पहले चीफ थे भारतीय सेना के आर्मी के, उनका नाम था जनरल करियप्पा और वो भी कुर्ग के ही निवासी थे। तो यानी कि जो सबसे पहले आर्मी के जनरल बने थे वो बने थे जनरल करियप्पा। देयर एंसेस्टर्स केम एज पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। ऐसा माना जाता है कि उनके जो पूर्वज थे वो सिकंदर की सेना से ही आए थे, यानी उसका हिस्सा थे। कोडावोस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत में सिर्फ एक कोडावूस के जो लोग हैं, यानी कुर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं को बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने की अनुमति है। बाकी पूरे भारत में किसी को भी बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन इनको है। कुर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। फिर एक और चीज़ है इनके बारे में कि ये जो कुर्ग के जो लोग होते हैं ये सब लोग मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत आदर सत्कार करते हैं अपने मेहमान का। दे आर मोर विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और फिर ये बैठ जाते हैं और इनको बड़ा मज़ा आता है बहादुरी के किस्से सुनाने में। कोई अपने पिता के किस्से सुनाता है बहादुरी के, कोई अपने बेटे के सुनाता है, और इस तरह से ये एंटरटेन भी करते हैं लोगों को। 30% ऑफ फॉरेस्ट इज़ देयर इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 30% भाग जो है वो जंगल है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा कुर्ग के बारे में जो हमने पढ़ा सारे नोट समझ में आए होंगे। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। टी फ्रॉम आसाम, यानी आसाम की चाय। प्रांजल इज़ फ्रॉम आसाम एंड ही स्टडीज़ इन दिल्ली विथ हिज क्लासमेट राजवीर। ये जो कहानी है 2 बच्चों की है, मैंने आपको लाइव क्लास में पूरा इसको डिटेल में समझा दूंगी कि प्रांजल और राजवीर 2 दोस्त हैं जो दिल्ली में रहते हैं। अब प्रांजल को अपने घर आना है छुट्टियों में, तो वो अपने साथ अपने दोस्त राजवीर को इनवाइट कर लेता है कि गर्मियों की छुट्टियों में तुम मेरे साथ चलो। अब राजवीर जो है वो प्रांजल के साथ उसके घर जाता है। ये लोग ट्रेन से जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखिए। ड्यूरिंग समर वेकेशन प्रांजल इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट आसाम विथ हिम। यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में समर वेकेशन में प्रांजल ने राजवीर को अपने यहाँ पे बुलाया, उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रांजल्स फादर इज़ मैनेजर इन अ टी स्टेट इन आसाम। और प्रांजल के जो पिताजी हैं वो आसाम के एक चाय बागान के मैनेजर हैं और प्रांजल का बचपन जो है वो पूरा आसाम में ही बीता है। अब देखिए 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी पूरे संसार में हर रोज़ 80 करोड़ कप जो चाय है वो रोज़ पी जाती है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर टी है ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। और आसाम जो है वो संसार में सबसे ज़्यादा जहाँ पे चाय की खेती होती है वो आसाम ही जगह है पूरे संसार में। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना अराउंड 2700 BC। सबसे पहले जो चाय है वो पी गई थी चाइना में, और कब पी गई थी? 2700 BC में। चाय एंड चीनी वर्ड्स आर फ्रॉम चाइनीज़। और ये जो शब्द हैं चाय और चीनी, ये दोनों के दोनों कहाँ से आए हैं बच्चों? ये चाइनीज़ से आए हैं, यानी चाइना के लोगों से यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि सबसे पहले सबसे पहले जो चाय है वो 2700 BC में चाइना में पी गई थी। अब टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी। अब ऐसा कहते हैं कि जो चाय है वो यूरोप में तो 16वीं शताब्दी में पहुंची।
सेकेंड फ्लश ऑफ टी लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई। और जब ये चाय की खेती होती है वहाँ पे जो सबसे अच्छी फसल होती है चाय की वो होती है मई से लेके जुलाई के बीच में। देयर आर टू लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पे दो कहानियाँ हैं, लेजेंड यानी कहानियाँ हैं कि चाय कहाँ से आई। वो हैं देयर आर टू स्टोरीज, दो कहानियाँ हैं। वन इज़ द चाइनीज़ एम्पर ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। पहली है कि चाइनीज़ राजा जो था वो हमेशा उबला हुआ पानी पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, वन डे फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, एक बार एक बर्तन के अंदर पानी उबल रहा था और उसके नीचे जो छोटी छोटी टहनियाँ थी उसमें से कुछ पत्तियाँ जो हैं वो उस पानी में गिर गई और उसमें एक बहुत ही स्वादिष्ट सा फ्लेवर आ गया। दे वर टी लीव्स, और वो जो पत्तियाँ गिरी थी वो चाय की पत्तियाँ थी। तो वहाँ से चाय जो है वो पीनी शुरू हुई। अगली जो कहानी है वो इंडियन लेजेंड के बारे में है। इंडियन लेजेंड यानी दूसरी जो कहानी है वो भारतीय कहानी है। देयर वॉज एन एंशियंट बुद्धिस्ट सेंट, ही फेल्ट स्लीपिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट। तो अब क्या हुआ कि ऐसा कहते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध जो थे वो, देयर वॉज एन एंशियंट बुद्धिस्ट, ऐसा माना जाता है कि एक प्राचीन बुद्धिस्ट साधु थे और उनको जब नींद आती थी, जब वो साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी पलकें काट के फेंक दी थी ताकि उनको नींद नहीं आए। और वो जो उन्होंने पलकें फेंकी अपनी, उससे 10 पौधे उग गए। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द लिड्स। और ऐसा कहता है और ऐसा माना जाता है कि उनकी वो जो पलकें थी उससे 10 जो पौधे थे वो उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और वो जो पौधे उगे उनकी जब पत्तियों को पानी में डाला जाता था और उसको पिया जाता था तो नींद उड़ जाती थी। इसलिए कहते हैं कि वहाँ से चाय जो है वो आई है। राजवीर डिस्क्राइब टी बुशेस वॉज मैग्निफिशेंट। और राजवीर जब यहाँ देखता है, ट्रेन से जब जा रहे होते हैं और जब वो सबसे पहले चाय के बागान देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि कितना ज़्यादा भव्य दृश्य, उसने पहले कभी इतनी ज़्यादा हरियाली और इतने चाय के बागान तो देखे ही नहीं थे, पहली बार देख रहा था, दूर दूर तक फैले हुए। द टी प्लकर्स आर दोज पीपल हु प्लक टी लीव्स फ्रॉम द बुशेस ऑफ ट्री। और ट्री प्लकर्स वो होते हैं जो कि जो चाय के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें से उन टीज को प्लक करते हैं यानी तोड़ते हैं। दे ऑल वर्क इन ग्रुप्स, और वो समूह में काम करते हैं। दे हैव बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, और अपनी पीठ पे वो एक बास्किल जो टोकरी है उसको टांग लेते हैं और उसमें तोड़ तोड़ के वो डालते रहते हैं उन पत्तियों को। दे वियर प्लास्टिक एप्रन्स, और वो प्लास्टिक के एप्रन्स पहनते हैं अपने कपड़ों के ऊपर। दे प्लक न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो छोटी छोटी नवीन कॉम्पलें जो होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं नई, उनको तोड़ते हैं। ऑफ टी प्लांट्स प्रांजल ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी ड्यूरिंग जर्नी। अब जब हमने ये स्टोरी पढ़ी तो हमने देखा था कि जो प्रांजल जो ट्रेन में बैठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, 2 कप चाय मंगाता है, जहाँ से पूरी बात शुरू होती है। प्रांजल वॉज रीडिंग अ बुक ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज इन ट्रेन, और प्रांजल तो अपनी एक डिटेक्टिव स्टोरीज़ की यानी कि एक कहानियों की जो किताब है वो पढ़ रहा था ट्रेन में। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली कभी नहीं देखी थी, वो तो बाहर ही देख रहा था ट्रेन की खिड़की में से पूरे सफ़र में। टी वॉज ड्रंक इन 16th सेंचुरी एज अ मेडिसिन एंड एज ब्रिवेज। तो ऐसा माना जाता है कि जो चाय है वो 16वीं शताब्दी में या तो दवाई के रूप में या फिर एक पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती थी। प्रांजल्स फादर वॉज वेटिंग फॉर देम, और ये लोग जब यात्रा करके वहाँ पहुँचे आसाम तो उनके जो पिताजी थे प्रांजल के वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। और बच्चों उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ जो हैं वो प्रांजल के फादर थे जो उनको रिसीव करते हैं यानी लेने आते हैं, जो उनको रिसीव करते हैं स्टेशन पे लेने आते हैं। प्रांजल्स फादर मैनेजेस डेकियाबारी टी एस्टेट, और उसके प्रांजल के जो फादर हैं वो डेकियाबारी जो चाय का बागान है उसमें काम करते हैं। मिस्टर बरुआ जो हैं वो प्रांजल के फादर हैं और वो राजवीर से कहते हैं दैट ही हैड डन हिज होमवर्क वेरी वेल, कि तुमने तो अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया, यानी कि तुम तो यहाँ आने से पहले काफ़ी कुछ पढ़ के आए हो आसाम के बारे में। तो बच्चों यहाँ तक ये आपको पूरे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं ये सारे अपनी कॉपी में नोट करने हैं और आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 पोएम्स हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ।
पोएम को, एक पोएम हम पहले कर चुके हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दूसरी पोएम है आपकी एनिमल्स, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। यानी कि ये जो कविता की जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास में से ली गई हैं। अब ये जो कविता है एनिमल्स, इसके जो लेखक हैं, पोएम्स जो कविता है उसकी जो पोइट हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन। हर कविता के पोइट का आपको नाम याद करना है। अब इस कविता में पोइट हमें ये बताते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, प्लेसिड होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट होते हैं, यानी बहुत संतुष्ट होते हैं अपने आप में, कोई भाग दौड़ नहीं होती उनके अंदर। हमेशा उनके अंदर आप एक शांति और आत्मसंतुष्टि का भाव देखोगे। दे नेवर स्वेट, वो कभी भी व्यग्र नहीं होते, वो कभी भी उदास नहीं होते। एंड वाइन, और कभी भी वो शिकायत नहीं करते कोई भी चीज़ की। फॉर देयर सिंस, की हमने कोई गुनाह किया है हम उसके बारे में दुखी हैं, इस तरह से वो शिकायत भी नहीं करते। अब इस कविता में हमने देखा कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि क्यों ना मैं मनुष्यों को छोड़ के, पोइट इज टर्निंग फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू एनिमल्स बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी। अब वो ये कहते हैं कि जो जानवर हैं मैं उनके साथ जाके रहना चाहता हूँ मनुष्यों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य हैं उन्होंने तो अपनी मानवता को बिल्कुल छोड़ ही दिया है। ह्यूमन्स स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो हमेशा अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायतें करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। दे लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और वो रात को जगते हैं क्योंकि दिन में वो जो पाप करते हैं उनको याद करके रात में रोते हैं। दे मेक द पोएट सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और अब फिर बाद में वो अपने जो कर्तव्य हैं भगवान के प्रति उसके बारे में बता बता के पोइट को भी परेशान करते हैं। एनिमल्स डोंट डू दीज थिंग्स, लेकिन जो जानवर होते हैं वो ये सब काम कभी भी नहीं करते। लव, प्लेसिडिटी, डिस्पोजिशन, हैप्पीनेस, एक्सेप्टेंस, सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज दैट ही ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो विच द एनिमल्स हैड केप्ट फॉर हिम। बहुत सारे ऐसे अच्छे गुण थे क्या, तो कवि कहते हैं कि जो इंसानों ने काफ़ी पहले छोड़ दिए, यानी प्यार, प्लेसिडिटी यानी शांत, डिस्पोशन यानी अस्वामित्व। अस्वामित्व का मतलब है कि कभी भी जानवरों को आपने देखा है किसी चीज़ के ऊपर अधिकार जमाते हुए, वो कभी किसी चीज़ के ऊपर अधिकार नहीं जमाते। हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहते हैं। एक्सेप्टेंस, हमेशा हर चीज़ को स्वीकृत कर लेते हैं, जैसा है वैसा उसी में वो संतोष दिखाते हैं। सेटिस्फैक्शन, हमेशा एक संतुष्टि का भाव होता है। एटसेट्रा आर दी टोकन्स, ये सारी की सारी वो अच्छी आदतें हैं दैट द पोएट सेज दैट ही ड्रॉप लॉन्ग अगो एंड विच द एनिमल्स हैड केप्ट फॉर हिम। जो कि कवि कहता है कि सारी अच्छी आदतें किसी समय इंसानों में हुआ करती थी, लेकिन आज वो उनको काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन जानवरों ने उन सब चीज़ों को अभी भी संभाल के रखा है। एनिमल्स आर फार फ्रॉम वाइसेस, जो जानवर हैं वो इन बुराइयों से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इंसानों में आपको बुराइयां देखने को मिलेंगी, जानवरों में नहीं मिलेंगी। ह्यूमन्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, क्योंकि जो मनुष्य है ना वो बहुत ज़्यादा जटिल भी हैं और झूठे भी हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे कमिट लॉट्स ऑफ सिंस एंड नेवर टेल अदर्स अबाउट इट, यानी जिंदा रहने के लिए वो इतने सारे पाप करते हैं और उनके बारे में कभी किसी को बताते भी नहीं हैं। देन दे वीप इन देयर लोनलीनेस अबाउट दैम, और फिर जब वो अकेले होते हैं ना तो उन पापों को याद करके रोते हैं कि हमने कितनी गलत चीज़ें कर दी। पोएट फील्स गुड विथ एनिमल्स, जो कवि है उसको जानवरों के साथ बहुत अच्छा लगता है। दे आर सिनलेस, साउंड स्लीपर, अनकम्प्लेनिंग, क्योंकि उनमें ना तो कोई पाप होता है, पाप रहित होते हैं, बहुत अच्छे से उनको नींद आती है और कभी भी वो कोई भी शिकायत नहीं करते। सो ही थिंक्स टू लिव विथ देम, इसलिए वो चाहता है कि वो उस शांति में रहे, इसलिए वो उनके साथ जाके रहना चाहता है। एनिमल्स टीचेस अस अबाउट देयर रिलेशंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जानवर जो हैं वो अपने संबंधों के बारे में बताते हैं और उसमें कोई भी तरह का वो भेदभाव नहीं करते। दे शो फ्रेटर्निटी, दे शो देयर लव विदाउट एनी शो, वो हमेशा भाईचारा देखने को मिलता है उनके बीच में, वो कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं करते। अब ये जो कविता है इसका थीम आपको अच्छे से याद करना है। थीम क्या है, यानी विषय वस्तु क्या है, किस विषय के बारे में कविता लिखी गई है। द पोएट वॉन्ट्स टू टेल ह्यूमन्स टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन वीकनेसेस बाय लर्निंग फ्रॉम एनिमल्स, कवि चाहते हैं कि वो इंसानों को ये बता सकें कि वो जो भेदभाव करते हैं उन सब चीज़ों को छोड़ दें, अपनी कमज़ोरियां जो हैं उनको छोड़ दें और कुछ जानवरों से सीखें। दे रिमेन काम, प्लेसिड, सेल्फ कंटेन्ड, सिनलेस एंड इनडिस्क्रिमिनेट, तो जिस तरह से जानवर जो हैं वो शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कोई पाप नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, कभी कोई भेदभाव उनमें देखने को नहीं मिलता, वैसा हमें होना चाहिए।
अब ये जो कविता है ये हमें क्या संदेश देती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैसेज फ्रॉम द पोएम इज़ टू रिमूव ह्यूमन वीकनेसेस दैट दे हैव, यानी कि ये जो कविता है ये हमें संदेश ये देती है कि मनुष्य को अपनी कमज़ोरियों को छोड़ देना चाहिए जो उनके अंदर हैं। दे लीव वाइसेस एंड अडॉप्ट वर्च्यूज़ फ्रॉम एनिमल्स, उनको बुराइयाँ छोड़ देनी चाहिए और जो अच्छाइयाँ हैं, वर्च्यूज़ हैं, सद्गुण हैं जो जानवरों के पास हैं उनसे सीख लेना चाहिए। तो बच्चों आई होप ये समझ में आया होगा आपको पूरा। तो बच्चों अब ये हमारी नेक्स्ट पोएम है द ट्रीज़, यानी वृक्ष जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके बारे में लिखी गई है। और इसकी जो पोइटस हैं वो हैं एड्रेनी रिच, और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से मनुष्य ने पेड़ों को इतना ज़्यादा काट काट के अपने घरों में इकट्ठा कर लिया है कि जंगल खाली हो गए हैं। और अब किसी न किसी दिन ये विद्रोह करेंगे और ये सारे के सारे जो जंगल हैं इन घरों से निकल के वापस जंगल में चले जाएंगे, यानी कि जो पेड़ हैं वो सारे के सारे वापस जंगल में चले जाएंगे। तो पूरी अगर आपने नहीं पढ़ी है पोएम तो आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको करा देती हूँ। ट्रीज़ आर नॉट देयर इन फॉरेस्ट, की अब जंगल में वो पेड़ हैं ही नहीं, देन वेयर आर दे, तो वो कहाँ चले गए? मनुष्य ने उनको काट लिया है, वो अपने घरों में ले आया है। अब इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि मुख्य जो बिंदु है इस कविता का वो क्या है? द पोएम टेल्स अस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, की कवि जो हैं वो हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। मैन हैज़ बॉट ट्रीज टू डेकोरेट देयर हाउसेस, ट्रीज इनसाइड, अब मनुष्य ने क्या किया, जो जंगल में फॉरेस्ट में जो पेड़ थे उनको काट काट के वो अपने घरों में ले आया, यानी प्रकृति को उसका जो संतुलन है वो उसने बिगाड़ दिया है। तो उसके बारे में ये कविता बताई गई है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैसेज जो है इस कविता का कि यानी क्या संदेश देती है ये कविता, तो ये कविता जो है ये आपको संदेश देती है। द पोएम इंस्पायर्स मैन टू गिव अप सेल्फिशनेस एंड एंकरेजेस हिम टू टर्न टू सब्लिमिटी, यानी ये कविता जो है ये हमें ये संदेश देती है कि भाई हमें जो स्वार्थ भाव है उसको छोड़ देना चाहिए और एंकरेज करना चाहिए, यानी प्रोत्साहित करती है मनुष्य को। द पोएम इंस्पायर्स मैन टू गिव अप सेल्फिशनेस एंड एंकरेजेस हिम टू टर्न टू सब्लिमिटी, यानी ये जो कविता है ये मनुष्य को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है, उसको एंकरेज प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है कि वो स्वार्थ भाव को छोड़ के परामर्थ की ओर चल पड़े। मैन यूजेस ट्रीज फॉर देयर सेल्फिश एंड्स, क्योंकि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने क्या किया है, सारे जंगलों को काट लिया है और अपने घर को जंगलों की से भर लिया है। कहने का मतलब पेड़ों को काट के अपने घर की काम में, उसको सजावट में, उसको और चीज़ें करने में, खूबसूरत बनाने में काम में ले लिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर आर विस्पर्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, इस कविता में ये भी बताया गया है कि फिर जब वो जंगल की तरफ वापस मुड़ रहे हैं, पेड़ वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो वो उसमें एक फुसफुसाहट होती है रात के समय, जैसे कि ग्लास टूट गया हो। स्टम्बलिंग ऑफ द ट्रीज मूविंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़ जो है वो लड़खड़ा के वापस जंगल की तरफ भाग रहे हैं। रशिंग ऑफ विंड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ द मून इनटू पीसेस फील्ड पोइट्स हेड, अब ये बहुत ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है क्योंकि जो चंद्रमा है वो पेड़ों के अंदर से छन के नीचे दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के भी टुकड़े टुकड़े से हो गए हैं, जिसके ये सारी की सारी जो आवाज़ें हैं इन्होंने कवि का जो दिमाग है, यानी उसका जो सिर है, उसको भारी कर दिया है इन आवाज़ों ने, इन विस्पर्स ने, इस फुसफुसाहट ने। द पोइट इज़ राइटिंग लेटर्स व्हेन शी इज़ सिटिंग इनसाइड, शी फील्स एम्बेरस्ड एट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, और इसमें कविता में हम ये देखते हैं कि जो पोइट है वो पत्र लिख रही होती है जब उसको रात को ये फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और वो एम्बेरस फील करती है, यानी उसको घबराहट सी होने लग जाती है जब वो देखती है कि जंगल जो हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं, यानी कि वापस पेड़ पौधे जंगल की तरफ जा रहे हैं। मैन हैज़ यूज्ड फॉरेस्ट एंड देयर Man has used forests for their selfish ends. They use them in the decoration of their houses. This is the cause of empty of the forest. मनुष्य ने जंगलों को खाली कर दिया है, पेड़ों को काट काट के अपने घर के सजावटों में काम में ले लिया है, और यही कारण है जंगल के खाली हो जाने का। अब जब पेड़ ख़त्म हो गए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इफ़ेक्ट हुई। क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर असर हुआ? बर्ड्स, इंसेक्ट एंड सन आर अफेक्टिंग बिकॉज मैन हैज़ कट फॉरेस्ट, यानी कि जो पक्षी हैं, जो कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और यहाँ तक कि सूरज जो है वो भी बहुत प्रभावित हुआ जब पेड़ काटे गए। फॉर देयर ओन यूज़, क्योंकि मनुष्य ने अपने काम के लिए उन पेड़ों को काट दिया। द सिटिंग प्लेस ऑफ बर्ड एंड हाइडिंग प्लेस ऑफ इंसेक्ट इज़ गॉन, क्योंकि वो पेड़ जिनके अंदर
जाके पक्षी बैठा करते थे, आराम करते थे उसकी छाया में। जिसकी जड़ें होती थी पेड़ की, उसके नीचे जो कीट होते थे यानी जो कीड़े मकोड़े होते थे वो अपने घर बनाते थे। देयर इज़ नो शेडो ऑल्सो। और सूरज जब ऊपर से चमकता है तो पेड़ के ऊपर से जब सूरज पड़ता था तो छाया के कारण जो नीचे ठंडक होती थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहे। द ट्रीज आर स्ट्रेनिंग टूवर्ड्स द ग्लास, बोस आर शफलिंग अंडर द रूफ एज दे सफ़र अ लॉट विद लॉन्ग एक्सर्शन। पेड़ जो हैं वो धक्का दे रहे हैं ग्लासेस की तरफ, क्योंकि घरों में कैद हैं, और वो जो छत है उसको भी धक्का मार रहे हैं क्योंकि उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लंबे प्रयासों के कारण, लगातार उस धक्का देने के कारण थक गए हैं। अब वो काफ़ी थक चुके हैं और परेशान हो गए हैं। पोएट कंपेयर्स that a discharged patient from a clinic stumbles due to weakness in the same manner both twigs are suffering under the roof due to long exertion। जो कवि हैं वो इन पेड़ों को कंपेयर करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हुए मरीज़ से, कि जिस तरह से मरीज़ जो है वो क्लिनिक से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहा है, यानी क्योंकि उसको काफ़ी कमज़ोरी हो गई है। वो काफ़ी दिन जब एक मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उसमें एक थकान आ जाती है। वैसा ही उसी सेम तरीके से ये जो पेड़ हम घरों के अंदर कैद हो गए हैं और ये यहाँ से जब निकल रहे हैं तो जो टहनियाँ हैं, जो पेड़ हैं, वो सारे के सारे एक लगातार जो संघर्ष कर रहे थे इस छतों के अंदर, इन दरवाज़ों के अंदर, इन खिड़कियों के अंदर धक्का देने का, उससे वो भी उतने ही थक चुके हैं। तो उनको एक मरीज़ की तरह माना गया है कि वो जो मरीज़ है वो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब आता है, ठीक होके आता है, तब जो उसमें कमज़ोरी होती है वही कमज़ोरी इन पेड़ पौधों में देखने को मिल रही है, क्योंकि इनको घरों में कैद कर दिया है और अब इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है इनसे बाहर निकलने का, तो ये थक गए हैं। वो अब आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे, इसीलिए आज मैंने आपको इस माध्यम से पढ़ाया ताकि आप इन नोट्स को नोट भी कर सकें और आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई भी दे। कोई भी समस्या हो तो आप लाइव क्लास में पूछिएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं ये सारे क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।